एक ऐसा सच्चा इंसान जिस पर झूठी तोहमत लगी, एक ऐसा बाप जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए ड्रामा रचाया, और एक ऐसी खूबसूरत दुल्हन जो शादी की रात अपने ही शोहर के कदमों में गिर कर रोने लगी। आखिर इस अमीर बाप ने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक गरीब ड्राइवर से क्यों करवाई? इसके पीछे छुपा वो खौफनाक सच क्या था? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको आखिर तक बांधे रखेगी। मेरा नाम शाहिद है और मैं गुजरात के एक गांव का रहायशी हूँ। नौकरी की गर्ज से मैं लाहौर आ गया था और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी। इसी दोस्त की बदौलत मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकन और इनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं इसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह इसे कॉलेज छोड़ता और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले में पहुंचाता। अक्सर वो शाम में अपने दोस्तों की तरफ निकल जाती तो मैं ही इसे लाने ले जाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त था। मैंने कभी नजर उठाकर मालिक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम जारा था और वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नजर झुकाकर इससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन काबिल एहतराम लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालकिन और मालिक से बहुत ज्यादा अकीदत रखता था क्योंकि वो दोनों ही बहुत नेक थे। जारा रास्ते में मुझसे बातें करती और बहुत सारी बातें मुझे बताती, लेकिन मैं सिवाय सर हिलाने के और कोई जवाब न देता। वो बिला वजह की ज़हीन थी और हर क्लास में अव्वल आती थी। जारा बीबी मुंह में सोने का नवाला लेकर पैदा हुई थी। मालिक इनकी हर बात फौरन ही पूरी कर देते। जब जारा बीबी ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने फौरन ही इन्हें नई गाड़ी खरीद कर दे दी। जारा बीबी मुझसे कहने लगी, देखो मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो अक्सर ये बातों बातों में मुझे छेड़ती थी और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से तजावुज न करता। जारा बीबी जब भी खरीदारी पर जाती तो वो मेरे लिए भी कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। जारा बीबी की कम उम्री में ही मंगनी हो गई थी और वो शादी के बाद अपनी खाला के घर जाने वाली थी। जारा गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती थी, जिसमें इनके मंगेतर का भी कहीं न कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी इनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे कि जब मालिक और मालकन को अचानक ही अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो अमेरिका में सुकून पजीर थे, इनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वो अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। जारा बीबी के इम्तहानात सर पर होने की वजह से मजबूरन वो दोनों अपनी अकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालिक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी थी कि मैं जारा बीबी को कॉलेज लाने ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और इनका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 2 साल होने वाले थे। इसीलिए वो लोग मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी भी इनकी बेटी की तरफ नजर भर के नहीं देखा। मालिक और मालकन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं इनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मैं जारा को कॉलेज छोड़कर करीब ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सीखता ताकि फारिग वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के पास से रात 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि इसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं।
जितना अरसा मालिक मौजूद नहीं थे मुझे काम से जल्दी फरागत मिल जाया करती थी, क्योंकि ज़ारा बीबी ज्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीने का अरसा मुकर्ररा वक्त के मुताबिक गुजर गया और मालिक के बड़े भाई अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इसी रात मेरे पास ज़ारा का फोन आया कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं इनके पास आ जाऊं, शायद इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बीबी जी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर मेरा बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं ज़ारा जी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वो अपने ताया की मौत के गम में भी थी। पूरी रात मैं इनके साथ ही रहा और इनका ख्याल रखता रहा। वो शरीर बुखार में तप रही थी और सारी रात गनूदगी में रही। मैं सुबह तक इनकी हालत कुछ बेहतर होने का इंतजार करता रहा और फिर वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा और इस दिन के बाद से ज़ारा बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वो बहुत ही ज्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वो अपने माँ बाप की जुदाई में परेशान है, लेकिन मुझे क्या पता था कि दरअसल हकीकत क्या है। मालिक ने मजीद 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद जब वो दोनों घर वापस आए तो मैं इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन इसी वक्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इस कदर गुस्सा है कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली हो, क्योंकि ज़ारा बीबी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। वो कह रही थी कि ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फोन पर नहीं बताई कि कहीं मैं इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं। मैंने हैरत से ज़ारा बीबी को देखा जो कमाल ढटाई से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो ज़ारा बीबी को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे ही किरदार को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और ज़ारा बीबी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि जिस रात ताया का इंतकाल हुआ ये इस रात की बात है, लेकिन मैंने आपको पहले नहीं बताई। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल डलवाने का फैसला किया था, लेकिन ज़ारा बीबी ने इन्हें रोक दिया। ज़ारा ने अपने वालिद को कहा कि ऐसा करने से इनकी अपनी इज्जत पर आंच आएगी। ज़ारा के वालिद मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसीलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के दर पर गया और इन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा तुम्हें ज़ारा से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। ज़ारा का मंगेतर भी इसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले के जमाने में हमारी बदनामी हो, हम ज़ारा को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब हालात सही हो जाएंगे तो इसके बाद हम ज़ारा को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि ज़ारा ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस शर्त पर राजी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने ज़ारा से शादी करने के लिए हामी भर ली और इसके साथ निकाह करके इसे गांव ले आया। ज़ारा बहुत खामोश थी और मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता इससे कोई बात न की थी। निकाह के फौरन बाद ही हम दोनों गाड़ी के जरिए गांव आ गए थे। मेरी माँ और घर वाले ज़ारा को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे, लेकिन फिर ज़ारा की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खामोश हो गई और ज़ारा को प्यार करने लगी। ज़ारा बहुत ही खूबसूरत थी और इतनी प्यारी बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गईं। वो ज़ारा को मेरे कमरे में ले गईं और इसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा और शाम ढले जब कमरे में आया तो ज़ारा दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसे देखकर मैं शशदर रह गया। वो कोई हूर परी मालूम होती थी। पहली नजर में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन
मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह बदकार साबित किया है। मैं इसके करीब बेड पर आकर देखा तो वो खौफ के मारे लरजने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि इसने मुझसे किस तरह शादी की है। इससे पहले कि मैं इससे कुछ कहता वो खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। इसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने इसे हमेशा ही बहुत मुखलिस और अच्छा पाया था। ज़ारा रोते हुए मुझसे कहने लगी कि इसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है इसके लिए वो शर्मिंदा है और इसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है, लेकिन ये सब कुछ इसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने कहर बरसाती निगाहों से ज़ारा को देखा और इसे साफ लफ्जों में कह दिया, तुमने कितनी ही मजबूरी में ये सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस अमल से मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी ना रही। तुम अपने गुनाह को मेरे सर थोप कर सुरखरू हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमजरफ नहीं हूँ कि अपने निकाह में आई हुई औरत के साथ कोई ज्यादती करूँ। इसीलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आजाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मैं ज़ारा को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी ज़ारा के लफ्जों ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया। वो कहने लगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि जिसके आने तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नजरों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए आपके मालिक ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपको सौंप दी है और मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूं। ज़ारा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलट कर ज़ारा का चेहरा देखने लगा जहां मासूमियत छाई हुई थी। वो इस वक्त एक 20 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किन हालात से गुजर रही थी। ज़ारा कहने लगी कि इसके वालिद ने मुझसे ये झूठ कहा है और इसके वालिद ने ये सब बहुत मजबूरी में किया है क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। ज़ारा ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ बेड पर बिठा लिया। ज़ारा बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गुमसुम सा इसकी बात सुन रहा था। ज़ारा कहने लगी कि इसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग रखा था और ज़ारा के वालिद ने अपनी साली की अच्छी आदत देखकर ज़ारा का रिश्ता अपनी बीवी के भांजे से तय कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ारा के वालिद को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि ज़ारा का मंगेतर शहमीर माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। इसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। शहमीर की वालिदा कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर ना टोकती और जैसे जैसे शहमीर उम्र की सीढ़ियां तय करता जा रहा था वो मजीद बिगड़ता जा रहा था। ज़ारा बताने लगी कि जिन दिनों इसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे शहमीर ने कई दफ़ा इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक दफ़ा तो वो नशे में धुत घर आया और ज़ारा पर तशद्दुद करना चाहा, लेकिन इसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया और इसी खौफ से वो बुखार में मुब्तला हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बचाव के लिए क्या करे क्योंकि इसे खौफ था कि शहमीर दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसलिए इसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा। वो शहमीर से कहीं ज्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के वापिस आते ही इसने एक एक बात अपने बाप को बताई। ज़ारा के बाप ने शहमीर की माँ से बात की कि वो अपने बेटे को समझाएं कि जब ज़ारा से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है, लेकिन शहमीर की माँ ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि बच्चे हैं, थोड़ी बहुत गलतियां तो करते हैं। ज़ारा क्यों इतने पुराने ख्यालात की मालिक है। ज़ारा कहने लगी कि जब अब्बा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है क्योंकि शहमीर के इतने ज्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी माँ है, तो वो शादी के बाद भी ऐसा घटिया हरकतें कर सकता है।
मेरे बाप ने जैसे ही शमीर के साथ मेरा रिश्ता खत्म करने की बात की तो शमीर धमकियों पर उतर आया और इसने साफ साफ लफ्जों में कहा कि वो मुझे किसी सूरत नहीं बख्शेगा। अब्बा मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि जब इन्हें लाउंज के शीशे के पार गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने अब्बा को यह भी बताया कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। अब्बा को अंदाजा हो गया था कि तुम एक पुख्ता किरदार के मालिक हो, इसलिए अब्बा ने यह फैसला किया कि वो तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और शमीर से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन शमीर ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसीलिए अब्बा ने खाला को यही बताया, झूठा इल्जाम लगाया। खाला ने खुद ही ये रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते थे। अब्बा तुम्हें पहले ही रोज सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन अब्बा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वो क्या करेंगे। इसीलिए अब्बा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर इल्जाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि अब्बा जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। अब्बा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापिस आओगे तो वो शादी की शर्त रख देंगे। अब्बा का मंसूबा कामयाब हो गया और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद अब्बा के दर पर चले आए और अब्बा ने शादी की बात रखकर अपना मसला हल कर लिया और अब्बा ने मुझे रुखसत करके इसीलिए तुम्हारे साथ गाँव भेज दिया था कि इनका बेटा शमीर हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब्बा जानते थे कि तुम एक बड़े ज़र्फ के मालिक हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे कबूल कर लोगे। अब्बा को दुनिया की परख थी और अब्बा पहले ही दिन से ये कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, बल्कि एक पुख्ता किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पाक दामन हूँ। बहुत मजबूरी में अब्बा ने मुझे तुम्हारे निकाह में दे दिया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे निकाह किया है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे बाप को बस एक झूठ के लिए माफ कर दो। जारा की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे इन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। जारा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद खुदा ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था और इसके पाक दामन होने पर तो मुझे इस वक्त भी यकीन था जब वो शदीद बुखार में मेरा हाथ थामे सिसक रही थी। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्में शुरू कर दी। मैं हर दिन अपनी बीवी के गांव के रस्मों रिवाज के हिसाब से सजता संवरता देखकर खुश आ जाता। जारा ने अपने बाप को फोन करके बताया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो जारा के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए थे और वो भी हमारी शादी में शरीक हो रहे थे। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफी मांगी थी, लेकिन मैं तो इन्हें पहले ही माफ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जो बदकिरदार हो। या बहन की रुखसती के बाद जारा के वालिदैन इसे वापस शहर ले जाने लगे तो जारा ने रोते हुए अपने अब्बा का हाथ छोड़ दिया और आकर मेरी माँ के गले लग गई। इसने सिसकते हुए कहा, अब्बा मेरा शहर अब यही गांव है और मेरी दुनिया अब शायद के साथ है। जारा का ये फैसला सुनकर मेरे मालिक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मेरा हाथ चूमा और कहा, शाहिद मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी। दुनिया का सबसे बेहतरीन फैसला किया था। मैंने जारा का हाथ थामा और हम दोनों ने मुस्कुराकर अपनी नई और सच्ची जिंदगी का आगाज कर दिया, जहां अब कोई झूठ नहीं था, सिर्फ मोहब्बत और भरोसा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत इसका अच्छा किरदार होती है, जो बुरे वक्त में भी इसकी ढाल बन जाती है। और दूसरी बात यह कि बच्चों की किस्मत के फैसले इनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे ये सिर्फ वक्त ही बताता है। अगर आपको ये सच्ची और सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।